दर्द का रिश्ता होता है। दीदी हम कितना भी पता कर ले, दादी माँ के बारे में मुझे नहीं लगता कुछ पता लगेगा। नहीं खुशबू, हमारी दादी माँ वापस आएंगी। दीनदयाल शर्मा के बेटों की इज्जत को अपनी आंखों से जाते हुए देख भी नहीं सकता अपने हिसाब। और अगर नहीं देख सकते ना तो मत देखिए, चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि ना आप कुछ कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर सकते। तो फिर इज्जत गई समझो। उस जमीन को बेचकर हम अपने कर्ज से मुक्त हो सकते थे, अपने घर को, अपने इज्जत को, अपने ऑफिस को बचा सकते थे। और जाहिर सी बात है सर कि अगर मां नहीं रहेगी तो उसका मालिकाना हक मुझे और भाई साहब को मिल जाएगा। 40 एकड़ की जमीन को बेचकर हम अपने सारे कर्जों से मुक्त हो जाते। इसीलिए हमने ये सब कुछ किया। किसी को कोई शक नहीं होता, लेकिन पूर्णिमा की वजह से, उसके उठाए गए सवालों की वजह से आज ये सारी सच्चाई मैं तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन वो जमीन भी तो हमारे हाथ नहीं आई, वो तो किसी और की हो चुकी है ना। पता है मुझे, किसी की साजिश है, बहुत गहरी साजिश, और इस साजिश से पर्दा बहुत जल्दी उठेगा। भाई साहब उस ठंड में घाट पर माँ जी को छोड़कर आए थे, तो क्या सचमुच उस ठंड से माँ जी की मृत्यु हो गई? हाँ, भाई साहब ने यही बताया। कि दूसरे दिन सुबह वो घाट पर गए थे। दूर से उन्होंने मां की लाश देखी। वहां पुलिस पहुंच चुकी थी। पुलिस के डर से भाई साहब वहां तक नहीं गए। तो फिर पुलिस ने लाश का क्या किया? उसे लावारिस लाश समझकर शायद पुलिस ने धार्मिक विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया होगा। लेकिन अब उस जमीन का क्या होगा? माँ जी भी इस दुनिया में नहीं रही और जमीन भी हाथ से निकल चुकी। सुनो सरस्वती, ये जमीन किसने हमसे हड़प ली है वो मैं पता लगा के रहूंगा, और जिसने भी ये किया उसे छोड़ेंगे नहीं। किसी ने बहुत बुरा किया है हमारे साथ। भाई साहब भी बहुत परेशान है, पता नहीं क्या होगा। कुछ ना कुछ तो जरूरत है। चंदर से वो एक आयुर्वेदिक दवा लाने को कहा था, वो अभी तक आया नहीं, कहाँ रह गया? मैं अभी उसे फोन लगा दूं, आप ही खुद बात कर लीजिए। ये लीजिए। पानी। हेलो हेलो चंदन। अरे दादी माँ। बेटा वो आयुर्वेदिक दवा लाने को कहा था, कहाँ हो तुम? हाँ दादी माँ मुझे याद है। दरअसल मैं एक दोस्त के साथ हूँ, मैं आता हूँ तो लेकर आता हूँ। अच्छा भूलना मत। हाँ हाँ दादी माँ, मैं भला भूल सकता हूँ, वो भी आपके लिए दवाई लाना।
मैं बस थोड़ी देर में ही आता हूँ। अच्छा, जल्दी आना। जी। हो गई बात? हो। तुम भी अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करते हो ना? अगर तुमने कॉल रिसीव कर लिया होता तो तुम्हें पता लग जाता कि तुम्हारी दादी माँ सचमुच जिंदा है। यानी आपने मुझे ये इजाजत दे दी है कि मैं इस दफ्तर को नीलाम करके अपने पैसे की रिकवरी करूं। ऐसे नहीं है आप लोगों के पास। नीलामी के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं। ऑफिस नीलाम करूंगा। मैं दरअसल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरी माँ से उस वक्त कोई मिलने तो नहीं आया था? हाँ, कोई आया तो था उनसे मिलने। आप तो यहाँ के सारे मुकुंद प्रसाद को जानते, क्या उनमें से कोई था? नहीं, यहाँ हरिद्वार में से तो कोई भी नहीं था। जहाँ तक मुझे याद है 10-11 बजे का वक्त होगा जब मैं अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहा था। तो अचानक मैंने देखा कि 2-3 लोग आपकी माताजी के पास बैठे हुए थे। शायद किसी कागज पर अंगूठा लगवा रहे थे। भाई साहब, संभालिए अपने आप को। अरे कुछ मौके ऐसे होते हैं जिसमें अपने आप को संभालना बहुत जरूरी होता है अपने हिसाब से। कैसे संभालूं बाकी, कैसे संभालूं अपने आप को? ऐसे लगता है कि अपने हाथों से मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। एक नहीं, हर तरफ से चोट खाई है मैंने। मुझे ये भी नहीं मालूम कि इस तरह मुझे चोट पहुंचाने वाला आखिर है कौन। एक बहुत पुरानी कहावत सुनी है बड़े भैया कि अपनों से सावधान, गैरों से तो कभी भी निपटा जा सकता है, क्योंकि इनसे निपटना बहुत आसान है, लेकिन अपनों से नहीं, क्योंकि अपने ही हैं जो चोट देते हैं। जो दिल में रहते हैं वही दिल को काटने के जुगाड़ में रहते हैं बड़े भैया। ये बात और है कि कभी कभी उन्हें पहचानने में हमसे बहुत देर हो जाती है अपने हिसाब से। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे बाके। मुझे भी अब ऐसे लगने लगा है कि जो चोट मैंने खाई है वो कोई गैर नहीं दे सकता। अब ये तो आपको सोचना है बड़े भैया अपने हिसाब से। बाकी वहां के एक दुकानदार ने मुझे बताया कि रात को घाट में जब मां पड़ी हुई थी तो वो 3 लोग थे जो मां के पास बैठे हुए थे और कागजातों पर अंगूठा लगवा रहे थे मां का। ये बहुत खतरनाक बात है बड़े भैया, बहुत खतरनाक, क्योंकि आप हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार में माता जी को छोड़कर आएंगे। ये बात मेरे, आपके और केदारनाथ के अलावा कौन जानता था बताइए? हाँ बाकी इस प्लान के बारे में सिर्फ हम तीनों ही तो जानते हैं। हाँ, जिसने भी रात में जाकर माता जी का अंगूठा लगवाया है वो माता जी के बारे में सब कुछ जानता था, और वो ये भी जानता था कि माता जी के नाम पर 40 एकड़ जमीन है, इसीलिए तो उसने माता जी का अंगूठा लगवाकर जमीन अपने नाम पे करवा ली। हाँ बाकी यही तो मैं भी सोच रहा हूं कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। आप इसके बारे में आप जो कुछ भी सोचना चाहें सोच लीजिए। और रही बात मेरी, तो मैं तो अपने बंटी की कसम खाकर कहता हूं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है बड़े भैया। और आपको
जैसे चाहे जहां चाहे जांच करवा लीजिए, मैं तो इस घर का वफादार हूं बड़े भैया। नहीं बाके, मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच भी नहीं रहा हूं। लेकिन मैं तो सोच रहा हूं बड़े भैया, घर का भेदी लंका ढाए। मैं इस बात को तो कभी सोच भी नहीं सकता बाकी, लेकिन मैं ये सब सोचकर उन बातों को भुला भी नहीं पा रहा हूं। धोखा हुआ है मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा। धोखा नहीं बड़े भैया, पीठ पर छुरा भोंका है, छुरा। अब सोचने वाली बात तो यह है बड़े भैया कि माता जी से अंगूठा लगाने वाला काम या तो आपने किया या किसी और ने। और अगर यह काम आपने नहीं किया है बड़े भैया, तो केदारनाथ ने किया है। क्योंकि गंगा घाट पर आधी रात को मां अकेली होंगी, ये बात या तो आप जानते थे, मैं जानता था, या केदारनाथ अपने हिसाब से। अब किसके दिल में क्या है, इस बात का फैसला तो आप लोगों को करना है। अब ये तो फैसला मैं नहीं कर सकता, ये फैसला तो आप लोगों को ही करना है। हाँ, कि किसका दिल साफ है और किसका दिल काला, अपने हिसाब से। ठीक यही बात मैं भी सोच रहा हूं बाकी, कि अगर इस साजिश के पीछे मेरा हाथ नहीं है, तो इस सारी जायदाद को अपने नाम करवाने के पीछे केदारनाथ। बड़े भैया केदारनाथ। बड़े भैया, ये दुनिया दो चेहरे वाली है, दो चेहरे वाली। एक चेहरा वो जो दिखाई देता है, और दूसरा चेहरा वो जो दिखाई नहीं देता। दो चेहरे लेकर चलती है, और दूसरा चेहरा ऐसे ही वक्त में दिखाई देता है बड़े भैया। अब ये फैसला आपको करना है कि ऐसे में क्या करना है अपने हिसाब से। कैसे परेशान हैं दोनों भाई। देखा कैसी सख्ती में पड़ी है इनकी जान। दोनों भाइयों की सिट्टी पिट्टी गुम है। अरे अकल काम नहीं कर रही इनकी, फ्यूज उड़ गया दिमाग का अपने हिसाब से। मैं भी तो घर में वही देख रही हूँ। अरे पूर्णिमा ने एक सवाल उठाया था, वो सवाल अब तक गूंज रहा है इस घर में। सवाल तो सवाल ही है, जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा वो सवाल घर की चार दीवारी में गूंजता रहेगा। और यहां तो मैं देख रहा हूं कि औलाद ही बाप की दुश्मन है। वो एक कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, जो जैसा करता है वैसा भरता है। इन्होंने जैसा अपनी माँ के साथ किया है वैसा ही इनकी औलाद भी इनके साथ करेगी अपने हिसाब से। मुझे तो ये लगने लगा है कि अगर ये सवाल खड़ा हुआ है तो कहीं बात ना खुल जाए। तुमने वो कहावत नहीं सुनी ना? क्या सोचने लगे आप? हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके। कालरा ने हमें अल्टीमेटम दिया है कि वो ऑफिस की नीलामी करेगा। दर्द का रिश्ता होता है। अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं तो कहता हूं जो कल होना है वो आज हो जाए।
और आज जो होना है वो अभी। कम से कम इस मामले को खोलने की नौबत तो नहीं आएगी। बेटी बाप की दुश्मन, अगर बेटी की वजह से ये मामला खुला तो बेटी की वजह से बाप जाएगा जेल और ये परिवार शिमर की रुई की तरह हवा में बिखर जाएगा। यानी कि इस परिवार की उल्टी गिनती शुरू। इस पुड़िया के जाते ही ये तो कमाल हो गया। दोनों भाई जो कभी एक मुंह से बोलते थे, एक दिमाग से सोचते थे, कभी किसी का विरोध नहीं करते थे, आज उनके दिलों में आग लगी है, शक की आग। और उस आग को हवा देने में मैं स्वयं बैठा हूं अपने हिसाब से। बस अब तक ना इन दो भाइयों की वजह से ये घर एक था, वरना उस सरस्वती ने तो घर में कब की दीवार खड़ी कर दी होती। अब दीवार नहीं खड़ी होगी, पहले घर, ऑफिस, सब कुछ नीलाम होगा और हम जश्न मनाएंगे अपने हिसाब से। नहीं, हम कोई जश्न नहीं मनाएंगे। हम इनकी बर्बादी के साथ अपनी बंटी की अस्थियां विसर्जित करेंगे। तुम ठीक कहती हो नैना, इनकी इज्जत और सम्मान की राख तो विसर्जित भी नहीं होगी, क्योंकि चिंगारी तो अब लग चुकी है। और देखना यह है कि ये चिंगारी आग में कब भड़कती है। अरे घर में लगी हुई आग तो बुझाई जा सकती है, लेकिन दिलों में लगी आग रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत सब कुछ जलाकर राख कर देती है। और आग इन दोनों भाइयों के दिलों में लगी है। नैना, अब तुम देखती जाओ तमाशा अपने हिसाब से। बर्बाद करके रख दूंगा इन दोनों को। क्या हुआ? कुछ बात आगे बढ़ी? जमीन के बारे में कुछ पता लगा? नहीं श्रावणी, मुझे ऐसा लगता है कि जमीन हमारे हाथ से निकल चुकी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने आपको बताया तो था, माची ने वो जमीन किसी के नाम नहीं की। माची ने खुद मुझसे कहा था। फिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि जमीन आपके हाथ से निकल गई? काश कि मुझे पहले पता लग गया होता कि माँ उस जमीन को बेचने के लिए राजी है, तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता और कानूनी तौर पर वो जमीन बेचकर हम अपनी परेशानियों से निकल जाते। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि हमने सारी उम्मीदें खो दी हैं। क्या सोचने लगे आप? यही सोच रहा हूं श्रावणी कि हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कालरा ने हमें अल्टीमेटम दिया है कि वो ऑफिस की नीलामी करेगा। समझ में नहीं आता श्रावणी कि जितनी मेहनत और लगन से वो ऑफिस खोला था, उसे नीलाम होते हुए कैसे देख सकूंगा मैं? मुझसे ये नहीं देखा जाएगा। ये क्या? आपकी आंखों में आंसू? ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। आपकी आंखों में आंसू मैं कैसे देख सकती हूँ? श्रावणी, वक्त जो दिखाता है वो तो देखना ही पड़ता है। अकड़ और अहंकार से बचने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी अहंकार को बचा नहीं पाया। इसलिए ऐसा कहते हैं कि
अहंकार की नियति कांच की तरह होती है, एक न एक दिन तो उसे टूटना ही पड़ता है। नहीं, ऐसा मत कहिए आप। थक गया हूं मैं श्रावणी। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैं बहुत पहले ही टूट गया था। तुम सपने भी नहीं सोच सकती श्रावणी, मैंने अपने ज़मीर का सौदा ही नहीं किया, बल्कि अपने हाथों से अपने ज़मीर का गला घोट दिया। दर्द का रिश्ता होता है। अब वक्त आ गया बिखरने का। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आप ही हालात से हार मान लेंगे तो कैसे चलेगा? श्रावणी, हालात से लड़कर जीत भी तो नहीं पाया मैं, लेकिन हालात से लड़ने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम कभी सोच भी नहीं सकती, तुम सपने भी नहीं सोच सकती श्रावणी। मैंने अपने ज़मीर का सौदा ही नहीं किया, बल्कि अपने हाथों से अपने ज़मीर का गला घोट दिया। लेकिन अपने ज़मीर को मारने के बाद मुझे क्या मिला? आज भी मेरे दोनों हाथ खाली। मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैंने किसी के साथ धोखा किया है, इसीलिए मुझे भी धोखा मिला, और वो भी किसी गैर से नहीं, अपनों से। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की ऐसी चालें भी चली जा सकती हैं। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ श्रावणी की, इस उम्र के पड़ाव में आने के बाद मैंने क्या खोया क्या पाया, लेकिन इस बात का हिसाब करने के लिए मेरे पास इस वक्त नहीं है। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि कानून और पुलिस का सहारा लीजिए। 40 एकड़ जमीन है, बहुत कीमत है उसकी। आप कैसे उसे अपने हाथ से जाने दे सकते हैं? और ये भी तो पता लगना चाहिए ना कि जमीन किसके नाम हो गई। और अगर धोखे से किसी ने अपने नाम लिखवाई है तो वो धोखेबाज है कौन? धोखेबाज का चेहरा तो सामने आना चाहिए ना। हाँ श्रावणी, देखते हैं। श्रावणी, पूर्णिमा ने खाना वाना खाया कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं। मैं दोपहर को गई थी उसके पास, गुस्से में पड़ी हुई है, दरवाजा खोला ही नहीं उसने। रात को जाती हूँ, खुलवाती हूँ दरवाजा। आपके लिए खाना लगा दूँ? चाय लेकर आती हूँ। और अगर धोखे से किसी ने अपने नाम लिखवाई है तो वो धोखेबाज है कौन? धोखेबाज का चेहरा तो सामने आना चाहिए ना। वो धोखेबाज है कौन? सोचो केदारनाथ कि ऐसा संजोग कभी होता है कि एक तरफ तुम्हारा दफ्तर नीलाम होगा और दूसरी तरफ वैभव के नाम से एक दफ्तर का रिबन तुम्हारे बड़े भाई साहब काटेंगे अपने हिसाब से। और आप एक बात समझ लीजिए भाई साहब, धोखा और बेईमानी का खेल हर एक को रास नहीं आता। बकवास मत करो तुम केदार।